नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म और आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद, धन्यवाद संतोष जी। अजीत जी, कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रशांत किशोर अगर जीत गए, तो सिर्फ विधायक बन के तो नहीं रहेंगे। 4 सवा 4 साल का कार्यकाल है, इतने साल तक सिर्फ विधायक बनकर तो नहीं रहेंगे और हलचल शुरू हो गई है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उनके पास ऑफर आ गया है और अभी पता लगा है कि मुंबई जाकर प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी साहब के गठबंधन के एक सहयोगी दल के मुखिया से भी मुलाकात की है। आखिर क्या करने वाले हैं प्रशांत किशोर? और जाहिर सी बात है कि एक समय प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो जिस राजनीतिक दल से चाहे वो राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ही गठबंधन जो है वो प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से या तो इस्तेमाल करना चाहते हैं या अपने गठबंधन में जगह देना चाहते हैं। क्या प्रशांत किशोर की भूमिका आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो अभी आज के घटनाक्रम की अगर चर्चा करें तो वो मुंबई गए, उन्होंने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। ये बांकीपुर चुनाव के ठीक पहले भी एक उनकी मुलाकात हुई थी। हमको लगता है ये 1 डेढ़ महीना पहले की बात हुई, ज्यादा से ज्यादा डेढ़ महीना पहले की बात होगी, हो सकता है। वो मुंबई गए थे, उन्होंने लंच किया था सुनेत्रा पवार के परिवार के साथ और पार्थ पवार ने सोशल मीडिया में पोस्ट डाल करके ये बताया था कि वो आए थे, मिले थे हम लोग के साथ प्रशांत किशोर और वो परिवार के मित्र हैं इसलिए वो आए थे। तो ये माना गया, सबने माना कि चलिए अजीत पवार का निधन हुआ और इतने सारी चीजें वहां हुई उनके परिवार में, तो उसके बाद एक एक जानकार के नाते, एक पारिवारिक मित्र के नाते वो मिलने गए। लेकिन फिर अभी 1 डेढ़ महीना के अंदर फिर वापस मिलने गए। तो ये क्या पारिवारिक मित्रता ऐसी घनिष्ठ है कि आप हर महीने डेढ़ महीने जाकर के कुशल क्षेम पूछेंगे सुनेत्रा पवार और उनके परिवार के लोगों का, या कुछ और मामला है? भाई, उस तरह की मित्रता, उस तरह की जान पहचान तो प्रशांत किशोर की सभी लोगों के साथ है, तमाम नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पुराने जितने भी उनके क्लाइंट कहें या जिनके लिए उन्होंने काम किया, उनके साथ इनके मतलब ये बेस्ट ऑफ द टर्म्स पर नहीं है। ये जैसे ममता बनर्जी आई पटना तो उन्होंने फोन करना भी जरूरी नहीं समझा, वो चुनाव लड़ रहे थे और लोग बताते हैं कि प्रशांत किशोर को इसका दुख भी था कि वो आई और पटना आई, उन्होंने फोन तक नहीं किया हमको, जबकि हमने उनके लिए इतना काम किया। तो ये सबके साथ ऐसे संबंध नहीं है। सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, उनके परिवार के साथ उनके, इसका मतलब है कि पारिवारिक संबंध से आगे की कोई बात है जो राजनीतिक बात हो सकती है। एक खबर तो ये भी है कि वो गए हैं मुंबई में, कई लोगों से मिलेंगे, तमाम कॉर्पोरेट के लिए भी उन्होंने काम किया, उनके कैंपेन का, उनके पीआर का, ब्रांडिंग का काम भी किया हुआ है। तो वो कुछ लोगों से बात करेंगे क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इंडिविजुअल भी कुछ पैसे लाना चाह रहे हैं सीएसआर के जरिए, बड़ी कंपनियों के जरिए, ताकि विकास के कुछ काम कराएं वो बांकीपुर में एक मिसाल कायम करने के लिए। लेकिन यहाँ इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं और इस बात को हम आप जान रहे हैं और बाकी लोग भी जो थोड़ी बहुत राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं कि इस समय महाराष्ट्र में मराठा राजनीति पर को नियंत्रण में, मराठा राजनीति पर कब्जा करने की एक होड़ चल रही है, क्योंकि शरद पवार अब 82-84 साल, 85 साल उनकी उम्र हो गई, अब वो और बीमार भी हैं, अब वो नहीं मराठा राजनीति कर सकते। शरद पवार साहब। शरद पवार साहब और अजीत पवार का निधन हो गया है। तो ये शरद पवार के नहीं होने और मतलब अब राजनीति में हाशिए पर जाने और अजीत पवार के निधन के बाद मराठा राजनीति का जो स्पेस बचा है, बना है, उस पर एकनाथ शिंदे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने काफी हद तक इसमें कामयाबी भी पाई है। लेकिन सुनेत्रा पवार की इच्छा है कि वो फिर उनके बेटे पार्थ पवार चैलेंज करें और पवार परिवार में उसकी मराठा राजनीति की कमान रहे। शरद पवार के खेमे से रोहित पवार इसकी कोशिश कर रहे हैं। सुप्रिया सूले के साथ एक समस्या यह है कि वो शरद पवार की बेटी है, लेकिन उनके पति सदानंद सूले जो है वो कायस्थ जाति से आते हैं। तो ये यहाँ एक समस्या, एक संभावना है, सुनेत्रा पवार इसकी कोशिश करेंगी। पार्थ पवार को उन्होंने राज्यसभा भेजा है। क्या इस काम में प्रशांत किशोर मदद कर सकते हैं? मराठा पॉलिटिक्स का जो स्पेस है वो स्पेस सुनेत्रा पवार और उनका परिवार रखे, इसमें कोई मदद कर सकते हैं। अगले चुनाव की कोई स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर बनवा रहे हैं? सुनेत्रा पवार को वापस जो महाविकास अघाड़ी है, मतलब अपोजिशन का अलायंस है, उसमें ले आने के लिए क्या वो कोई पहल कर सकते हैं? और क्या ये बार्गेन करा सकते हैं वो कांग्रेस के साथ कि जो पद अजीत पवार को नहीं मिला वो पद पार्थ पवार को देने का वादा करे कांग्रेस, और शरद पवार का खेमा और उद्धव ठाकरे का खेमा और उनको ले आकर के प्रशांत किशोर उनको नेता बनाना चाहते हैं? ये बड़ी संभावना है, एकदम ओपन है। और ये मानिए कि उद्धव ठाकरे के लिए भी प्रशांत किशोर ने काम किया हुआ है और उनके शरद पवार के साथ भी अच्छे संबंध है और कांग्रेस के साथ तो उन्होंने किया ही है। तो ये सबको ले आकर के क्या कोई अपोजिशन का ताना माना बुनेंगे? अभी आपने ठीक कहा कि वो नरेंद्र मोदी के गठबंधन की पार्टनर है सुनेत्रा पवार, लेकिन वहां हम किसी को ये अस्थायी तौर पर नहीं मान सकते हैं कि वो इन्हीं के साथ रहेंगे।
ये कहीं भी नहीं होता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ी अस्थिरता ज्यादा रहती है। और ये मानिए कि अगर अभी एनडीए के अंदर के ब्लॉक में अगर चाहेंगी सुनेत्रा पवार अपने बेटे को या अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करना, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। ये चीजें अपोजिशन के ब्लॉक में हो सकती हैं, प्रशांत किशोर ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये जो मुलाकात है 1.5 महीने 2 महीने के भीतर, ये जो दूसरी मुलाकात है, इसका राजनीतिक मायने है, इसके राजनीतिक मायने हैं, कोई ना कोई इसके पीछे राजनीतिक बात है। और देखिए, प्रशांत किशोर अपने को आईपैक से अलग कर चुके हैं, वो आईपैक के साथ नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया। हम लोग जानते हैं प्रतीक जैन उसको चला रहे थे, जिनके यहाँ बंगाल चुनाव के टाइम सीबीआई का छापा पड़ा, 2-3 लोग मिलकर के उसको चलाते। आईपैक से प्रशांत किशोर अब अलग है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो किसी के साथ भी किसी को राजनीतिक जो उसके प्रबंधन में सलाह देनी है वो दे देंगे। उनसे जब पूछा गया था कि भाई आपके पास पैसे कहां से आएंगे चुनाव जब इतना आप खर्च कर रहे हैं या पार्टी चलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पैसे आ जाएंगे, हम किसी को भी जाकर के कंसल्टेंसी दे सकते हैं, हमको पैसे मिल जाएंगे। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं या प्रबंधन का काम करेंगे, ये कुछ चीजें राजनीतिक है। ये मामला सुनेत्रा पवार के साथ ये तात्कालिक घटनाक्रम था। अब आपने जो कहा पहले कि क्या इंडिया ब्लॉक जो है, अपोजिशन की पार्टियां जो उनकी तरफ देख रही हैं, उनको आमंत्रित करना चाह रही हैं, वो उसके साथ जा सकते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है, और इससे इस पर बहुत चीजें टिकी हुई होंगी। उसमें भी एक संदर्भ आपको बता दें, ये कल परसों की घटना है, 2 दिन का घटनाक्रम है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश की अपनी रणनीति बनाई है। उनकी मुलाकात उनके नेताओं की हुई है और कुछ चीजें उन लोगों ने तय की हैं कि कैसे लड़ना है। तो एक बात जो उसमें हमारा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि 2017 के मॉडल पर लड़ना है। 2017 के मॉडल में तो बुरी तरह से हारे थे अखिलेश यादव। यूपी के 2 लड़के का कैंपेन चला था और उसमें यूपी के 2 लड़के में अखिलेश यादव और राहुल गांधी गाड़ी के ऊपर बोनट पर चढ़ के घूमते थे, चुनाव हार गए। वो 47 सीट पर आ गए थे, 225 से 47 सीट पर आ गए थे अखिलेश यादव। तो वो चुनाव उसी मॉडल पर लड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि सीट बंटवारे में बीजेपी जो कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी को 95-100 मतलब 90 से 100 के बीच में सीटें दे सकती है, बाकी सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेंगी। प्रियंका गांधी की भी उसमें भूमिका होगी और ये सब चीजें होंगी, साझा कैंपेन होगा, ये सब चीजें बात हुई है, प्राइमरी बात है, लेकिन ये बात हुई है। उसमें खबर ये आई है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि प्रशांत किशोर उसमें कुछ मदद करें उनकी। आईपैक के साथ एक एग्रीमेंट था समाजवादी पार्टी का, एक बातचीत हुई थी जो कैंसिल कर दिया गया बंगाल चुनाव के बाद, तुरंत बाद उन लोगों ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, वो खत्म हो गया वो एग्रीमेंट। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रशांत किशोर की मदद ले सकते हैं। वैसे अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने एजेंसी हायर की है, मुंबई की एजेंसी है, चुनाव प्रबंधन के लिए भी, सर्वे करने के लिए उन्होंने कई एजेंसी हायर की हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर की मदद ली जा सकती है। क्या अनौपचारिक रूप से प्रशांत किशोर वहां जुड़ करके सपा और कांग्रेस को चुनाव लड़ाएंगे? अगर ऐसी स्थिति बनती, और ये तुरंत 6 महीने की बात है, ये अगर ऐसी स्थिति बनती है कि प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का समर्थन करने जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपोजिशन बीजेपी विरोधी खेमे में ही रहेंगे, उसी स्पेस की राजनीति करेंगे। एक बात वो हमेशा इस बात को वो कहते रहे हैं कि बहुत बड़ा वोट आधार है एंटी बीजेपी वोट का, 40% वोट बीजेपी को मिलता है और 60% उसके खिलाफ जाता है, उसको एकजुट करके हराया जा सकता है बीजेपी को। वो हमेशा ये बात कहते रहते हैं। क्या वो राजनीति करेंगे, या उनको बांकीपुर से जो सबक मिला है कि भाई एंटी बीजेपी वोट से आप नहीं जीत सकते, बीजेपी का वोट तोड़ना होगा तब आप जीतेंगे। ये बात तो प्रमाणित हुई ना संतोष जी बांकीपुर में, कि आप एंटी बीजेपी वोट से नहीं जीत सकते हैं। उस वोट पर जीतना होता तो आरजेडी भी कभी ना कभी तो जीत ही जाती ना, 10 चुनाव से थोड़े हार रही होती। जब तक बीजेपी का वोट नहीं टूटेगा तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। ये अब जाके उनको बात समझ में आई होगी। अभी तक तो वो ये मानते थे कि अपोजिशन का वोट हम लोग एक साथ कर देंगे तो जीत जाएंगे, और ये बात आपको पिछले दिनों ध्यान होगी, ये अमेरिका के जो बड़े एक्सपर्ट हैं, ऐसा तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट हैं रुचिर शर्मा, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स पर भी किताब लिखी है। तो रुचिर शर्मा आए थे और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का एक एक्सप्रेस अड्डा में पूरा लंबा चौड़ा उनका इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो अपोजिशन बीजेपी को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अपोजिशन का जो स्पेस है बीजेपी का, उसमें कई पार्टियां कंपीट करती हैं, कई पार्टियां आपस में लड़ती हैं और उनके बीच वोट बट जाता है, जबकि बीजेपी अपने ब्रांड की पॉलिटिक्स करने वाली इकलौती पार्टी है। इस बात में एक आंशिक रूप से ये विश्लेषण से हम सहमत हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति दूसरे को नहीं करने देती है, और इसी वजह से शिवसेना उद्धव ठाकरे को समाप्त किया गया कि हिंदुत्व के एक ही ब्रांड की राजनीति होगी और उसका होलसेल, सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन सब जो है सो बीजेपी होगी, बाकी वहां दूसरे किसी की जगह नहीं होगी। ये एक बात हम इसको खत्म कंक्लूड कर रहे हैं, फिर आपकी बात का भी करेंगे जवाब। तो लेकिन ये जो थ्योरी है ये आंशिक रूप से इसलिए सही है
आंशिक रूप से इसलिए सही है क्योंकि कांग्रेस जब आजादी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती थी, तब भी कांग्रेस को जितना वोट मिलता था उससे ज्यादा वोट अपोजिशन की पार्टी को मिलता था। अपोजिशन की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलता था। कांग्रेस को 84 के चुनाव में भी 50% वोट नहीं आया था। तब भी जब कांग्रेस का वोट टूटा तभी बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी जीती। सिर्फ अपोजिशन का वोट एकजुट करके आप नहीं जीत सकते हैं, तब भी नहीं जीत सकते थे, इसलिए कोई नई बात नहीं है। बीजेपी का वोट तोड़ना होगा और प्रशांत किशोर को उसमें बांकीपुर में कामयाबी मिली है, तो उस कामयाबी पर वो इंडिविजुअल अपने इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करके अपना ब्रांड बनाएंगे या उसी अपोजिशन के स्पेस में जाकर के राजनीति करना चाहेंगे, ये अगले 6 महीने के भीतर, हमको लगता है कि 2 महीने के भीतर ये चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा जहाँ तक सुनेत्रा पवार की बात है। कई महाराष्ट्र के लोग ये कहते हैं कि वो अजीब-सी डायलेमा में है, अजीब-सी दुविधा की स्थिति में है। दुविधा की स्थिति में है कि पति की मौत के कुछ ही दिनों में मुझे लगता है तीसरे या चौथे दिन उनको डिप्टी सीएम बनना पड़ा। बधाई वाले पोस्टर लगे मुंबई में, सब बधाई देते हुए नज़र आए और उसके बाद जैसे ही उन्होंने पार्टी की कमान सँभाली तो पता लगा कि प्रफुल्ल पटेल ने कोई चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को। तो उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के ये कह दिया कि आज की तारीख से पहले जो चिट्ठी लिखी थी उसको वैलिड ना माना जाए। अब उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो शरद पवार की पार्टी के साथ मर्जर करें क्योंकि शरद पवार की पार्टी के सांसद इनको चाहिए, लेकिन अध्यक्ष का पद नहीं मिलना है। वो तमाम चीज़ें हैं। वो इस दबाव से मुक्ति पाना चाहती है और शायद पवार परिवार ही एक अजीब तरह के प्रेशर में कहीं न कहीं दबा हुआ है। वो प्रेशर प्रधानमंत्री का है, वो प्रेशर बीजेपी का है या वो प्रेशर अडानी साहब का है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन एक जो आपने 2017 का मॉडल की बात कही, 2017 का एक दिलचस्प घटनाक्रम है, 17 से 26 में क्या बदला है, दर्शकों के लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। 2017 में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आयोजित थी, शायद किसी बढ़िया 5 सितारा होटल में आयोजित थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यादव परिवार की महिलाएं यानी अखिलेश यादव के परिवार की महिलाएं कुछ घर से कुछ खाना बना के ले गई थी। शायद राहुल गांधी भी उस समय तक उतने परिपक्व नहीं हो पाए थे। जैसे ही वहां गए उन्होंने कहा भूख लगी है, कुछ घर का खाना पेश किया गया। वो अजीब सी नजरों से राहुल ने देखा और उन्होंने 2-3 अपनी जो अंग्रेजी दाल डिश होती है वो डिमांड करी उन्होंने। आमतौर पर नेता इससे बचते हैं कि अगर किसी के परिवार से कुछ आया है तो ले लेना चाहिए। वहां से जो एक दूरी पैदा हुई वो दूरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में भी बनी रही। 2017 के विधानसभा चुनाव में उस तरह की चीजें बनी नहीं। लेकिन 26 में हम क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी लगातार आज भी धन्यवाद दे दिया उन्होंने कि दतिया हम जीते, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और तब से लेकर अब तक गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। राहुल गांधी भी थोड़ी बहुत कर्टसी जो है वो सीख चुके हैं और भले ही जिस तरह का आरोप मुलायम सिंह यादव के परिवार पर या अखिलेश यादव के परिवार पर लगाया जाए, स्वभावतः वो धार्मिक आदमी है। बहुत कम लोगों को ये पता है। वो तो एक चस्पा कर दिया गया उनके साथ, हालांकि वो भी उस यादव फेनोमेना से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिस फेनोमेना ने तेजस्वी यादव को भी कहीं घेरा हुआ है। ये जानने बूझने के बावजूद भी कि लालू यादव हमेशा कहते थे, हमें ही कई बार कहते थे कि मैंने बाबा लोगों का कभी कोई नुकसान थोड़ी किया, मुँह से बोलता था मैं। नुकसान नहीं करता था जितना तुम्हारा नीतीश ने किया है। वो तमाम चीज़ें वो बोलते थे। लेकिन अब दीपांकर भट्टाचार्य, वो बिहार में बड़े राजनीतिक दल के नेता तो हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि प्रशांत किशोर को गठबंधन में आना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव किस तरह से ग्रसित रहते हैं वो हीन भावना से और डर से। अब अगर तेजस्वी यादव परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके यादव चले गए, उनके मुसलमान चले गए, तो तेजस्वी यादव की जरूरत ना तो राष्ट्रीय जनता दल को है और ना ही इंडिया गठबंधन को है। आरजेडी की बात हम बाद में कर सकते हैं। क्या इस तरह की संभावना बन रही है कि प्रशांत किशोर अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल को फिर अपनी लड़ाई अलग ही लड़नी पड़ेगी क्योंकि प्रशांत किशोर इकलौते विधायक होने के बावजूद ज्यादा फायदेमंद है। महाराष्ट्र में भी वो गठबंधन ला सकते हैं यानी सुनेत्रा पवार को ला सकते हैं। यूपी में भी अगर उन्होंने रणनीति बनाई तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होगा क्योंकि जैसा आपने कहा कुछ दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने एक फॉर्मूला स्थापित कर दिया है। बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के वोटरों को तोड़ के लाओ। क्या इस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए, इस तरह की पहली स्थिति तो अभी यूपी में एक मिसाली दे दें आपको, जो कल या परसों कल अखिलेश यादव ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पीडीए में जो पीडी है वो तो पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। पीडी का मतलब पंडित होता है। हमारे यहाँ पंडित भी हम कह रहे हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये हमको कहीं इसके पीछे हमको प्रशांत किशोर का आइडिया दिख रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है और अगर ब्राह्मण की बात करनी अखिलेश यादव ने शुरू की है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने सलाह देना शुरू कर दिया है
और ये उनको समझाया है कि 2007 का फॉर्मूला भी ध्यान रखिए जब मायावती चुनाव जीती थी। तो ये जो पंडित कहना शुरू किया, पीडी का मतलब पहले तो पिछड़ा और दलित होता था, अब पीडी का मतलब पंडित का शॉर्ट फॉर्म, हालांकि वैसे पीटी होता है, लेकिन उन्होंने पीडी को कहा, तब ये भी कोई बात नहीं, इसमें भी कोई खराबी नहीं है। तो प्रशांत किशोर ने ये काम शुरू कर दिया। अगर प्रशांत किशोर परोक्ष रूप से भी जुड़ जाते हैं, इस बात की चर्चा हो जाती है कि प्रशांत किशोर सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक जो फिनोमेनन प्रशांत किशोर ने बिहार में क्रिएट किया है, बांकीपुर में क्रिएट किया है, जिस तरह से ब्राह्मण उनके साथ जुड़े हैं, खासतौर से भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद उसकी नाराजगी में, या यूजीसी वाले गाइडलाइंस की नाराजगी में, उसका लाभ यहाँ निश्चित रूप से मिल सकता है उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से मिलेगा। जितना भी मिले, कम मिले ज्यादा मिले, तो वो ये बिल्कुल सक्षम है उत्तर प्रदेश में कुछ चमत्कार, कुछ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मदद करने में। बिहार की बात आपने ये बिल्कुल ठीक बात कही, और माइनस आरजेडी गठबंधन की चर्चा शुरू भी हो गई है बिहार में कि माइनस आरजेडी, अब चूंकि मुसलमान उनके खूंटे से खुल गए, मुसलमान को लग रहा है कि भाई 9 चुनाव वोट किए बांकीपुर में और आरजेडी नहीं हरा पाई, प्रशांत किशोर को एक बार वोट किए, चुनाव जीत गया, तो प्रशांत जो बीजेपी को हरा सकता है, मुसलमान उसकी तरफ जाता है। और यादव का वोट हम लोगों ने देखा कि प्रशांत किशोर को भी गया, भारतीय जनता पार्टी को भी गया और आरजेडी को भी गया, 3 तरफ बटा है। और वो एक नए, उन लोगों के यहाँ भी, यादव समाज में भी अब एक नया ठिकाना खोजने की बात चल रही है कि आरजेडी से नहीं हो पा रहा है, सत्ता नहीं मिल पा रही, और मुसलमान भी जा रहा है, तो हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो उस रास्ते पर जाएंगे कि आरजेडी का जो अपना कैंडिडेट होगा यादव का, हम उसको वोट कर देंगे, लेकिन बाकी के लिए हम बीजेपी या प्रशांत किशोर की तरफ देखते हैं। ये तो वो एक फिनोमेनन हो सकता है। तो यही, इसी सोच में ऐसा लग रहा है कि माइनस आरजेडी एक अलायंस की बात शुरू हो गई है कि उस अलायंस में प्रशांत किशोर लीड करे, क्योंकि महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की आरजेडी की है, तेजस्वी यादव की है, कांग्रेस में किसी की नहीं है, या सीपीआई एमएल में किसी की नहीं है। वहां दीपांकर भट्टाचार्य मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं, कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोई संभावना दिख रही है, तो वो प्रशांत किशोर का चेहरा स्वीकार करके उनके साथ जुड़ सकते हैं। और उनको ये भी पता, हम सब लोग जानते हैं कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग जातियों का वर्चस्व रहा है, का रुझान सीपीआई एमएल की तरफ, लेकिन मोटे तौर पर हाशिए के लोग जो हैं वो उनके सपोर्टर हैं, जो एकदम डाउन ट्रोडन है, जो एकदम गरीब है, वो उनके साथ जुड़ा होता है। अगर प्रशांत किशोर उसको जोड़ते हैं, कांग्रेस का पुराना वोट जो हम लोग पहले भी चर्चा किया, मुसलमान और दलित का उनके साथ आता है, तो ये सूट कर रहा है सीपीआई माले को भी सूट कर रहा है, कांग्रेस को भी सूट कर रहा है, प्रशांत किशोर को भी सूट करेगा। तो माइनस आरजेडी एक गठबंधन अगर बनता है, जिस बात की आशंका काफी दिन से जताई जा रही है कि प्रशांत किशोर मजबूत हुए तो अपोजिशन कमजोर होगा, ये कहा जाता है। अपोजिशन, हमारा मानना कमजोर नहीं होगा, अपोजिशन का रीअलाइनमेंट होगा, आरजेडी कमजोर होगा। तो ये भी समझना चाहिए संतोष जी कि जब तक आपने अपोजिशन का चेहरा आरजेडी को बना रखा है, तब तक आपको क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। वो कोई वैचारिक रूप से भी ऐसे प्रतिबद्ध तो रहे नहीं कि नीतीश कुमार के साथ हम नहीं जाएंगे, कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते हैं। नीतीश कुमार ने जब भी कहा, आप दौड़ के उनके साथ चले गए। 2 बार जाकर के आपने नीतीश कुमार के साथ सरकार बना ली। अगर आपको लगता है कि वो कम्युनल व्यक्ति हैं या बीजेपी कम्युनल पार्टी है जिसके साथ मिलकर के वो राजनीति करते हैं, तो आप नहीं जाते ना, तो एक वैचारिक आपकी प्रतिबद्धता साबित होती। सत्ता के लिए आपको समय नहीं लगा जाने में, तो ये बात तो हर आदमी समझ रहा है ना। तो आप क्या फायदा हुआ जब आपको अपने दम पर सत्ता नहीं दिला सकते हैं और सत्ता के लिए कम्युनल फोर्सेस से भी आप समझौता कर सकते हैं। तो आरजेडी कमजोर होगी, अपोजिशन कमजोर नहीं होगा। प्रशांत किशोर मजबूत हुए हैं तो अपोजिशन कमजोर नहीं होगा, आरजेडी कमजोर होगी। बीजेपी के लिए चैलेंज है, अपोजिशन का एक मजबूत गठबंधन बन सकता है माइनस आरजेडी। एक बात अजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बात मैं आमतौर पर कहता हूं तो कई बार एक पूरी फौज होती है जो मुझ पर टूट पड़ती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक बेसिक फर्क है। बिहार से बहुत सारे लोग, जो अगड़ी जातियों के लोग पलायन करके दिल्ली आए या दिल्ली एनसीआर आए, उसमें से 70-80% यहाँ के वोटर बन गए हैं, मतदाता बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि उत्तर प्रदेश से जो अब 14-15 जिले तो छोड़िए, कई बार बुंदेलखंड से भी लोग अगर पलायन करके दिल्ली एनसीआर आए हैं, वो वोटर वहीं के हैं, वो वोटर वहीं के बने हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ब्राह्मणों की आबादी की बात की जाए, लोग भले ही 12-13% कहते हैं, उत्तर प्रदेश में 15%, 16% के आसपास ब्राह्मण है। और बुंदेलखंड लगभग यूपी वाले बुंदेलखंड में लंबे समय तक, मैं कई बार महीने भर रहा हूं वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए, वहां पे मेरा मोटे तौर पर यह मानना है कि 20% के आसपास ब्राह्मण है। तो बिहार के मुकाबले ब्राह्मण समुदाय जो है ये यूपी में ज्यादा प्रभावशाली है। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा प्लस कांग्रेस के अगर वोट बैंक की मैं तुलना कर लूं, 7% का दोनों में अंतर रहा, 42 समथिंग वो थे और ये दोनों मिला के 35-36 के आसपास आ रहे हैं, 7%। तो अगर आपने जो मायावती ने किया था कि ब्राह्मण का 3-4% लेके उन्होंने एक एड ऑन कर दिया,
आपने दलित और मुस्लिम का फॉर्मूला बताया। ये कई बार मैं इस टर्म को यूज़ करता हूँ कि बीडीएम बल्ला, जिसको शायद राहुल गांधी भूल गए हैं, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। ब्राह्मण मतलब अगड़ी जातियाँ, 1-2 को छोड़ के। वो राहुल गांधी उस पे जा ही नहीं पा रहे हैं अभी। अब प्रशांत किशोर ने दिखा दिया कि नहीं भाई, आपका अगड़ी जाति का होना कोई अभिशाप नहीं है। अगर आप डिलीवर करने की क्षमता रखते हो, तो आप पे तमाम जाति और धर्म के लोग विश्वास करेंगे। ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश में क्या आप इस तरह का कोई एक गठबंधन देख रहे हैं जहां एक ही सूरत में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर नजर आए और इनका जो टारगेट है, जो ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, ये कांग्रेस और प्रशांत किशोर टारगेट करे। मुस्लिम को कुछ हद तक जो है वो आपके समाजवादी पार्टी भी कर सकती है, हालांकि थोड़ा-सा कांग्रेस के साथ आने से फायदा हो जाएगा और बाकी ओबीसी और उसको जो है वो समाजवादी पार्टी करे। दलित वोट के लिए चंद्रशेखर को लाया जा सकता है कि दतिया वाला चुनाव हमने देख लिया कि तीसरे नंबर पे उनके क्या एक बड़े गठबंधन को बनते हुए उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, जिसमें तमाम जातियों के वोट बैंक को लाने की क्षमता इन नेताओं में होगी और आने वाले दिनों में ये मोदी, योगी और शाह, इन तीनों के लिए कितना भारी पड़ सकता है? देखिए, ये अगर गठबंधन अभी बनता है, अगर सिर्फ ब्राह्मण का वोट कुछ भी टूट जाए अगर बीजेपी की तरफ से, तो मामला बीजेपी एकदम से डाउन हो जाएगी। चूंकि सबसे बड़ा जो वोट उनका वोटर समूह है वो ब्राह्मण है और जो पोस्ट पोल जो आंकड़े उठाए गए हैं उसके मुताबिक 2017 में 83% ब्राह्मणों ने वोट किया था बीजेपी को, लेकिन 24 में वो परसेंटेज बढ़ गया, 89% ब्राह्मणों ने वोट किया बीजेपी को, उससे 2% कम वोट है राजपूतों का। ठाकुर मुख्यमंत्री होने के बावजूद राजपूतों से ज्यादा ब्राह्मण ने वोट किया उत्तर प्रदेश में, तमाम नाराजगी की खबरों के बावजूद। और इसका कारण यह है कि बीजेपी के शासन में होने की वजह से जो धार्मिक अर्थव्यवस्था का एक इकोसिस्टम जो क्रिएट हुआ है उसमें सबसे बड़ा लाभार्थी ब्राह्मण है। इस बात को समझने की जरूरत है, बड़ी राजनीतिक बात है, बारीक राजनीतिक बात है कि जो धर्म का इकोसिस्टम, धर्म का जो अर्थव्यवस्था बनी है, जितने मंदिर बन रहे हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं और जनता को, ये जो बहुत चर्चित किताब है मैकियावेली की प्रिंस, उसमें उन्होंने लिखा है कि राजा को कोशिश करनी चाहिए कि वो जनता को धार्मिक बनाए, क्योंकि धार्मिक जनता पर शासन करना बहुत आसान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी उस स्ट्रेटेजी पर चलती है कि जनता को धार्मिक बनाओ, और इस जनता जितनी धार्मिक होगी उतना ही धर्म का कारोबार बढ़ेगा और उसका लाभार्थी ब्राह्मण होता है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो मंदिरों का और कॉरिडोर्स बने हैं, जो तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुए हैं, या ऑनलाइन जो धर्म का काम शुरू किया है, आरती, पूजा, ज्योतिष, इन सब का लाभार्थी ब्राह्मण है सबसे बड़ा। तो वो इस इकोसिस्टम को बिगड़ने नहीं देना चाहता। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, प्रशांत किशोर आए, कांग्रेस करे या कोई भी करे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो धर्म के साथ धर्म की अर्थव्यवस्था विकसित की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके लाभार्थी वर्ग को वो अपने साथ कैसे ले आता है। ये 2007 में नहीं था, 12 में नहीं था, ये पिछले 10 साल का फिनोमेनन है। इसलिए ब्राह्मण का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बढ़ता जा रहा है। उसको कैसे काउंटर करेंगे, उसको कैसे काट निकालेंगे, ये करना होगा। प्रशांत किशोर के चेहरे से यह लाभ मिलेगा। अभी जो हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात हुई है, उसमें चंद्रशेखर आजाद को लेकर के बात हुई है। कांग्रेस चाहती है उनको अलायंस में रखना, अपने साथ ले आना। अब वो आते हैं या नहीं आते हैं ये अलग बात है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि नगीना से वो एमपी चुने गए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनकी परोक्ष रूप से मदद की थी। बीजेपी हमेशा उनको बीजेपी मदद करती रही है अलग अलग तरह से, पर्दे के पीछे से। तो वो आएंगे या नहीं आएंगे, उनको भी मन में एक संभावना जग गई है संतोष जी की, जो वहां 20-21% जो दलित आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें 12% के करीब आबादी है जाटों की। अब मायावती के पास सिर्फ वही वोट रह गया है, उसी में का 9-10% वोट रह गया है। गैर जाटो दलित जो है वो चला गया है दूसरी पार्टियों में, समाजवादी पार्टी में भी गया, बीजेपी में भी गया, इन सब पार्टियों में चला गया है। चंद्रशेखर आजाद भी जाटों की राजनीति, जाटों का वोट अपने तरफ लेना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मायावती फिनिश हो रही है तो वो वोट अगर साथ में आता है तो गैर जाटो दलित भी आ सकते हैं। तो वो अपने को प्लेस करना चाहेंगे अपने एक बड़े चेहरे, एक बड़े नेता के तौर पर, जो जगह मायावती की उस जगह के लिए अपने को पिच करना चाहेंगे। वो उसके लिए ज्यादा गुंजाइश इंडिया ब्लॉक में नहीं है, क्योंकि वहां एक तो चेहरा ने, वहां तो जगह ऊपर वैकेंसी नहीं है ना, वहां तो अखिलेश यादव ही इनका चेहरा होगा। तो ये एक बाधा आएगी। कांग्रेस चाहती है कि उनको लिया जाए, वैसी की भी चर्चा हुई, लेकिन ये आउटराइटली रिजेक्ट है, जैसे बिहार में रिजेक्ट हुआ था कि उनको अलायंस में नहीं लेना है। तो वो अलायंस में नहीं आएंगे। चंद्रशेखर के लिए अलायंस की बात हो रही है। प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से या पर्दे के आगे सामने आकर के मदद करते हैं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, उसका फायदा जरूर गठबंधन को मिलेगा। और इस बार राहुल और अखिलेश यादव का चेहरा जो 17 में कामयाब नहीं हुआ था, इस बार भी वैसा होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस बार
दोनों के प्रति पहले के मुकाबले गुडविल जनरेट हुई है, दोनों के मुकाबले अच्छी गुडविल है और 10 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी है। ये चैलेंज है कि आप एंटी इनकम्बेंसी को खारिज नहीं कर सकते, एंटी इनकम्बेंसी भी है। और जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चमत्कार हुआ था कि संविधान खतरे में है का दिखा करके पीडीए में गैर यादव दूसरी जातियां भी आ गई थी, पिछड़ी जातियां और दलित भी आए थे, अगर उसका 10-20% भी हो जाता है तो फिर बाजी पलट सकती है उत्तर प्रदेश में। नहीं, और ये डर था अजीत जी, ये डर था। और ये प्लान था। जब मोहन भागवत 2-3 दिन रहे तो मेरे पास जो इन्फो थी कि ब्रजेश पाठक की भूमिका को बढ़ाने की बातचीत कही जा रही थी कि जब योगी को दिल्ली लाए, ब्रजेश पाठक को वहां दे। ब्रजेश पाठक के साथ प्लस पॉइंट ये है कि मायावती की जब पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो यूपी के सारे मंडल में ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया था। तो बसपा का कैडर एक तरह से उनके साथ है और मिलनसार है और बहुत ज्यादा विवादों में कभी पड़ते नहीं। और चूंकि बीजेपी में एक परंपरा सेट हो गई है, चाहे आप हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करिए, चाहे आप सम्राट चौधरी की बात करिए, तो उसी परंपरा के तहत ब्रजेश पाठक भी आने वाले थे। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू हो गई। लेकिन ये बात भी सही है कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब उनके अपने ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील बराला जो मेरठ से आते हैं, वो कई बार उस तरह का आरोप, कई तरह की बातें लगाते रहते हैं। ब्राह्मण विधायकों को जिस तरह से नोटिस जारी कर दिया गया, वो तमाम चीजें तो थी। तो यूपी का गणित तो अपने आप में। एक आखिरी सवाल है जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव की बहन का पोस्ट आया, उसके बाद भाई वीरेंद्र का आया कि नहीं कुछ दिक्कत है, तेजस्वी यादव के आसपास के लोग गड़बड़ है। आरजेडी के नेता, अब आरजेडी में कोई लालू यादव के परिवार के खिलाफ कोई बोलते, इस बात की कल्पना तो हम नहीं कर सकते थे कुछ महीनों पहले तक। अगर आरजेडी के नेता ये बोल रहे हैं कि चाहे तेजस्वी यादव के फ्रंट पे गलती हुई या तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द के लोगों की गलती है, अब तेजस्वी अपनी बहन वाले एपिसोड पे ये साबित कर चुके हैं कि वो अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को तो नहीं हटाने जा रहे। जब बहन और उनमें उनको चुनना था तो उन्होंने बहन को बाहर निकाल दिया। अगर ऐसी हालत में तेजस्वी अड़े रहते हैं तो क्या लालू यादव अपनी पार्टी को बचाने के लिए शायद कुछ और विकल्पों पर भी विचार करेंगे क्या? मतलब गठबंधन से ही नहीं, क्या पार्टी की कमान भी तेजस्वी यादव के हाथ से छीनी जा सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, अब हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन तेजस्वी यादव चूंकि इतने अब मजबूत हो गए हैं, उनको आपने दे करके एक नेता बनाया है। 11 साल हो गए, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, तो अब अचानक आप किसी और के हाथ में कमान देकर के उनसे बेहतर नहीं कर सकते। एक बात तो ये है, हालांकि मीसा भारती अभी भी हैं, महिला भी हैं, और अगर उनको आप आगे करते हैं तो हो सकता है कि अचानक से जो निगेटिविटी है वो कम हो जाए, वो महिला होने का भी उनको लाभ मिले, ये कर सकते हैं आप। लेकिन एक हर पार्टी के भीतर एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है और वो इकोसिस्टम रेसिस्ट करता है, चीजों को चेंज करने से रोकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कितनी मेहनत करनी पड़ी है राहुल गांधी को, तो 2004 से लेकर के अब 26 हो गए, 22 साल हो गए उसी इकोसिस्टम से जो उनके पार्टी में उनकी माताजी के आसपास था, उसे लड़ते लड़ते। तो राहुल गांधी उन्होंने तेजस्वी यादव के हाथ में दे दी सब चीजें, और उन्होंने जो अपना इकोसिस्टम बनाया उससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लालू यादव अब न सेहत वैसी है, न उस तरह से उनकी सक्रियता रह गई है। तो ये मतलब थोड़ा कठिन काम है, लेकिन राजनीति में कोई किसी संभावना को इनकार नहीं करना चाहिए है। थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव का कंट्रोल पार्टी के ऊपर है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वहां तेजस्वी यादव इसी तरह से काम करते रहे तो पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। और ये बड़ा उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट रास्ता है, तेजस्वी यादव के लिए या दूसरे लोगों के लिए भी, कि कह दे कि उनके इर्द गिर्द सलाहकार उनके ठीक नहीं है। किसी नेता के सलाहकार का कोई मतलब नहीं होता है, जो होता है नेता होता है। नेता योग्य है, सक्षम है, विजन वाला है, तो उसका सलाहकार उसी तरह से काम करेगा। प्रधानमंत्री के आसपास कम सलाहकार थोड़े हैं, उनके पास सलाहकारों की फौज है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कभी आप सुने हैं कि उनके सलाहकारों पर कोई किसी चीज का श्रेय दे या किसी चीज का ठीकरा फोड़े। जो है सो है, हम कर रहे हैं, हम संपादक है तो हम करेंगे ना भाई, हमारे विजन से अखबार निकलेगा ना। हम फिर अगर कोई सलाहकार गलत है तो हम उसको बदलेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की थी कि अगर वो अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखें, अगर वो नहीं रख रहे हैं तो ये उनका फेल्योर है। तो इसलिए ये नीतीश कुमार के कम सलाहकार थे, उनकी भुजा पार्टी की कम चर्चा हुई, लेकिन किसी की बात नीतीश कुमार सुनते सबकी थे, करते वो थे जो उनको अपना ठीक लगता था। तेजस्वी यादव को पता नहीं क्या ठीक लग रहा है। अभी हम आपको ही पता, आपके साथ ही बातचीत में कह रहे थे या किसी और से, उनके सहयोगी पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम लोग अब आरजेडी की इंटरनेशनल ब्रांच का उद्घाटन होने वाला है, हम लोग अब जो है उससे जुड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शाखा खुलने वाली है और तेजस्वी जो है सो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उसके। तो हमने कहा कि जैसे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, तो उसी तरह से आरजेडी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो। तो अब ये मजाक चल रहा है, इसका मतलब आपको लोग नॉन सीरियस ले रहे हैं। और जिस तरह से बांकीपुर चुनाव के बाद आपने कहा कि चुनाव तो आते जाते हैं, आज पहला सोमवार है, ठीक है, पहला सोमवार है, भगवान शिव में सबकी श्रद्धा है, लेकिन ये क्या बात हुई कि चुनाव आते जाते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चुनाव था,
आप लड़ के हारे होते कोई आपसे शिकायत नहीं करता, आपने सरेंडर किया, आप बिना लड़े हारे और आपने अपनी जमीन गंवा दी है, इसलिए उनको आरजेडी में उनकी लीडरशिप को तो चैलेंज मिलना है। अब ये अब तेज प्रताप यादव साथ में रहते, विधायक भी रहते, एक चैलेंज कर रहे होते और वो सही तरह से सोचने विचारने कहने वाले आदमी होते थे। मैवरिक हैं, उनको एक लालू यादव के स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन लालू यादव इस तरह से सनक वाली पॉलिटिक्स नहीं करते थे। लालू यादव जो करते थे वो सोच समझ के करते थे, वो सोच समझ के नहीं करते। तेज प्रताप अपना उसी को समझते हैं कि ये उनके पिताजी का ब्रांड है, उनके पिताजी का ब्रांड बहुत सुलझा हुआ था, लालू यादव बहुत सुलझे हुए नेता थे, तो वो नहीं करते। मीसा भारती है जरूर, और चैलेंज होगा, रोहिणी आचार्य की तरफ से भी चैलेंज होगा, लेकिन अभी तो कमान तेजस्वी यादव के हाथ में, और यही आरजेडी की सबसे बड़ी कमजोरी दिख रही है। अजीत जी, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि तेज प्रताप ये सोचते हैं कि लालू यादव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, और क्योंकि दोनों नेताओं को कई बार करीब से देखने का, कवर करने का मौका मिला है, पब्लिक परसेप्शन था कि लालू यादव यादवों के नेता है, मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता है, लेकिन हम उनके इर्द गिर्द देखते थे राजपूत, ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, वो उन्होंने जातियों का एक गुलदस्ता बना रखा था। अब वो तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो या अखिलेश यादव हो, इनके साथ दिक्कत क्या है कि वो अपने पिताजी की छवि को असली मान बैठे कि मैं यादवों का नेता हूं, और यहीं पे वो ऐड ऑन नहीं कर पाते। वो अब उनका अपना वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा है, ये बांकीपुर का छोड़ दिया जाए तो इससे पहले भी वोट बैंक तो था ही। वो जो 5-6% जो ऐड ऑन करना है, वो ऐड ऑन वो नहीं कर पाते, जिस वजह से वो बीजेपी से नहीं जीत पाते। आपने ये बड़ी दिलचस्प बात कह दी, और शायद तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सबको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी।